नमस्कार मित्रों, गुलचक्र की यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। मास्टर आपसे एक उम्मीद जरूर करता रहेगा कि आप अपना नोट्स बना रहे होंगे। इसलिए ये जो क्लास दिया जा रहा है आपको पूरा डिटेल दिया जा रहा है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या फिर आपकी मुख्य परीक्षा हो। कोई भी सेगमेंट के साथ किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा है, किसी भी कंटेंट के साथ किसी प्रकार का जो है शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाया जा रहा है। पूरी तरह दीर्घकालिक प्रक्रिया और पूरी तरह स्थायी प्रक्रिया और पूरी तरह आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तक जो है पहुंचने का काम किया जा रहा है। तो आपसे अपेक्षा की जाती है संस्थान के द्वारा कि आप अपना नोट्स जरूर से जरूर क्रिएट करें। एक बार 3 से 4 महीने में अपना नोट्स जब क्रिएट कर लेंगे आप, तो आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन में पाएंगे इंडियन पॉलिटी को लेकर के। खैर, हमारा जो संवैधानिक विकास चल रहा था उसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत हमने संविधान का विकास खत्म कर दिया है। और फिर जो है ताज या सम्राट या क्राउन के अंतर्गत जो संविधान का विकास चल रहा था उसमें भी कई अधिनियम हमने खत्म कर दिए हैं। कौन कौन से अधिनियम? तो भारत शासन अधिनियम 1858, इसको लेकर के हमने पूरा डिटेल से बातचीत किया, ये भी कंप्लीट है। फिर उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 कंप्लीट हो गया। 1873 का अधिनियम कंप्लीट हो गया। शाही उपाधि अधिनियम पूरा कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम, ये भी कंप्लीट हो गया। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार कल ही हमने पढ़ाया, पूरा डिटेल से पढ़ाया, चाहे वो प्री हो या फिर मुख्य परीक्षा हो, पूरा डिटेल से खत्म हुआ है। फिर उसके बाद आज जो आपका जो टॉपिक चलेगा वो 1919 का भारत शासन अधिनियम। पूरे भारत शासन अधिनियम, पूरे जो है अधिनियम और पूरे संवैधानिक विकास का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट अधिनियम है, वो 1919 का भारत शासन अधिनियम है। तो एक हेडिंग आप डालिएगा, 1919 का भारत शासन अधिनियम। अच्छा, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, ठीक है ना? तो एक हेडिंग आप डालिएगा 1919 का, या ऐसे लिखिए भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1919। अब एक चीज जरा समझना, एक चीज जरा समझना यहां पर, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। जैसे 1909 वाले अधिनियम को आपने पढ़ा था, उसको मार्ले मिंटो सुधार कहते थे, वैसे ही एज इट इज इसको भी क्या कह रहे हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू कौन है? चेम्सफोर्ड कौन है? चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय हैं और जो मॉन्टेग्यू हैं ये सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, मतलब कि भारत के सचिव हैं, ठीक है। दोनों ने मिलकर के एक सुधार या एक जो है अधिनियम लाने की कोशिश की, जिसको क्या कहा गया? 1919 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। तो इसको लिख लेना जरा, इसको क्या कहते हैं या करके लिख लीजिए, मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब एक चीज समझना जरा, इसके बैकग्राउंड को लेकर के मेंस में भी क्वेश्चन सुनना जरा। यहां पर दो प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक तो मेंस में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा आपका जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्री वाला एग्जाम, यहां पर भी बार बार क्वेश्चंस पूछा गया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कोई एक बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। पूरे अधिनियम के हर टॉपिक, हर जो है सेंटेंस, हर शब्दों पर जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज एकदम पूरा कान खोल करके सुनिएगा, ठीक ना? पहले सुन लीजिए, पत्रकार बनने की कोशिश मत करिएगा, उसके बाद आराम आराम से लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना? चले आइए, थोड़ा सा अगर मैं कहूं कि 1919 का भारत शासन जो अधिनियम है, एक क्यों लाया गया, एक इसकी पृष्ठभूमि क्या थी या इसका बैकग्राउंड क्या था, कि आखिर लाया गया, ये तो लाए जाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो एक अगर हम थोड़ा सा सिनेरियो इसका देखें कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 है, ये बैकग्राउंड के रूप में हमको कहें कि क्यों लाया गया, क्यों लाया गया, ठीक है ना? तो आपको एक पृष्ठभूमि मिलेगी, एक आपको ठीक ठाक बैकग्राउंड मिलेगा, तो मुझे उम्मीद है कि किसी प्रकार की फिर आपको जो है दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? अब समझना जरा, ये जो 1919 का दौर है, यहां पर आपको इससे पीछे की हिस्टोरिकल घटनाओं पर जाना है। जितना हिस्टोरिकल घटनाओं पर आप जाएंगे उतना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि आखिर क्यों 1919 का भारत शासन अधिनियम लाया गया। पहला पॉइंट्स, इतने समय अगर आप देखेंगे इससे पहले की जस्ट एक घटना है वर्ल्ड लेवल की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। 1914 से लेकर के 1918 तक आपको प्रथम विश्व युद्ध दिखाई पड़ेगा।
और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने ठीक ठाक भागीदारी ली। ब्रिटिश सेना की या ब्रिटिश जो है सरकार की या ब्रिटिश सम्राट की ठीक ठाक सहायता की, ताकि ब्रिटिश सरकार को किसी प्रकार सैन्य मामलों से संबंधित प्रॉब्लम ना हो। भारतीयों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट बताया जाता है, इस उम्मीद में कि बाद में ब्रिटेन या फिर बाद में जो ब्रिटिश सरकार है वो हमारे लिए कुछ अच्छा अधिनियम लाएगी। वो लाए भी। अब अच्छा था या बुरा था इसका मूल्यांकन अभी बाद में करेंगे, लेकिन जो एक फैक्टर बनता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का 1914 से लेकर के 18 तक भारतीयों की भागीदारी और एक उम्मीद में कि अंग्रेज हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो लिखना जरा, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत या प्रथम विश्व युद्ध, ऐसे लिखना जरा, प्रथम विश्व युद्ध, विश्व युद्ध ये 1914 से लेकर के 1918 तक था, ठीक है ना। अब प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों की भागीदारी, भारतीयों की भागीदारी और भारतीय इस उम्मीद में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ब्रिटिश सेना की सहायता कर रहे थे ब्रिटिश सरकार की, ताकि जो है हमारे लिए ठीक ठाक कुछ जो है राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार जो है ब्रिटिश सरकार लाए, ठीक है ना। तो यहां पर भारतीयों को आगे ब्रिटिश सरकार से एक अलग प्रकार की उम्मीद थी। पहला पॉइंट क्लियर, क्यों लाया गया, तो प्रथम विश्व युद्ध एक कारण था। दूसरा आप समझना जरा, अच्छा यहां पर अगर मैं देखूं तो हमारे जो राष्ट्रपिता हैं गांधी जी, इनको ये बहुत उत्साहित थे कि ब्रिटेन की सहायता आप करिए, भारतीय जो है सैनिक में भर्ती हो, ताकि जो है ब्रिटेन युद्ध जीत सके। तो यहां पर गांधी को सैनिकों का भर्ती करने वाला सर्जेंट बताया जाता है। क्या बताया जाता है, सर्जेंट बताया जाता है, ठीक है ना। ये तो मान लीजिए पहला पॉइंट आपका हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है समझिएगा जरा, अगर आप इतने समय देखेंगे तो 1915 में गांधी का आगमन होता है। किसका आगमन होता है, गांधी जी का। और गांधी जी जब आते हैं तो आपको 1917-18 में लगातार उनके सफल आंदोलन दिखाई पड़ेंगे, और वो आंदोलन चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, ये लगातार सफल आंदोलन। और मजे की बात है कि इसमें जनमानस उन्होंने इकट्ठा कर लिया, और गांधी जी का आगमन का भी एक आंदोलनों का भी ब्रिटिश सरकार पर इंपैक्ट था, दबाव था कि कहीं इस जो है गांधी के द्वारा कोई बड़ा आंदोलन ना क्रिएट कर दिया जाए, इसलिए भी एक अधिनियम उनको लाए जाने की जरूरत पड़ी। लिखना जरा, गांधी का आगमन, गांधी का आगमन, आगमन और प्रारंभिक सफल आंदोलन, प्रारंभिक सफल आंदोलन। अब इसमें आप जानते हैं चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन, ये तीनों सफल आंदोलन थे। तो गांधी का आगमन जो 1915 में होता है, ये अलग प्रकार का ब्रिटिश सरकार पर इंपैक्ट डालता है। दो बातें क्लियर हुई। तीसरी बात पे आना जरा, तीसरी बात पे आना जरा। तीसरा फैक्टर क्या है, देखिए ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे सीरियस हैं। मैं कहता हूं कि अनावश्यक बच्चे भाग जाएं, उनकी जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए ना कि मास्टर मेहनत करके आता है, मास्टर हार्डवर्क करके आता है, एक मूल्यांकन, एक एनालिसिस करके आता है, देन आप तक बेहतर तरीके से पहुंच पाता हो। तो बहुत ज़्यादा अनावश्यक लोगों की ज़रूरत नहीं कि मुझे व्यूज मिल जाएंगे, मुझे वॉचिंग आवर मिल जाएगा, बेकार की सब सारी चीज़ें, ठीक है ना। पढ़ लो, सिलेक्ट हो जाओगे यार, ठीक। आओ यहाँ पर देखना जरा, तीसरा वाला जो पॉइंट है, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, तो होम रूल लीग का नाम सुना है, एनी बेसेंट तिलक। इस होम रूल लीग की सक्रियता भी ठीक ठाक थी, और होम रूल लीग की सक्रियता से भी ब्रिटिश सरकार एकदम अवगत थी
कि कहीं इस होम रूल लीग के द्वारा कोई बड़ा आंदोलन ना क्रिएट कर दिया जाए। तो होम रूल लीग की बढ़ती सक्रियता एक कारण है। यहां पर लिख लीजिए जरा, होम रूल लीग। अब इसमें होम रूल लीग एक तो आपको जो है बाल गंगाधर तिलक की भी दिखाई पड़ेगी और एक आपको एनी बेसेंट की भी दिखाई पड़ेगी, दोनों लोगों की दिखाई पड़ेगी। अब इस होम रूल लीग की बढ़ती क्या सक्रियता, इस सक्रियता का दबाव ब्रिटिश सरकार पर पड़ रहा था। इतनी बातें क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरदायी शासन की लगातार डिमांड चल रही थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना जरा, इतने समय उत्तरदायी, एक क्वेश्चन बार बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तरदायी शासन की मांग, ये एक बड़ा कारण और बड़ा फैक्टर था। फिर इसके बाद अगर आप यहां पर थोड़ा सा देखेंगे तो एक दौर था 1916 वाला, जिसमें लखनऊ समझौता होता है और उस लखनऊ समझौते में जो कांग्रेस और लीग के मध्य एक विभाजन हुआ था, उस विभाजन को अब एकीकरण के दौर में लाया जाता है। जो गरम दल नरम दल अलग थलग पड़ा था, वो भी अब मिलजुल करके काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनके उद्देश्य एक थे, लीग और कांग्रेस के उद्देश्य एक थे। इसलिए जो लखनऊ समझौता हुआ वो अलग प्रकार का इंपैक्ट डालता है, ब्रिटिश सरकार पर अलग प्रकार का जो है प्रभाव डालता है, दबाव डालता है। तो उसको लिखना जरा, जो लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता ये 1916 में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी जो है अध्यक्षता की थी। अब यहां पर क्या था फैक्टर, यहां पर यह था कि जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस ये दोनों अब एक हो जाते हैं। ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं अपने समझौते कुछ जो है बिंदुओं को लेकर के। और फिर अगर आप देखेंगे इसी समझौते में आपको कांग्रेस के गरम दल और नरम दल, इन दोनों दलों का जो है भी क्या हो गया, एकीकरण हो गया लगभग। ये दोनों भी सहमत हो गए कि नहीं, हमारे उद्देश्य एक है, हमारा टारगेट ब्रिटिश गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि वो जो है शोषणकारी प्रवृत्तियां भारतीयों के खिलाफ जो करती है, हमको मिलजुल करके ही काम करना पड़ेगा। इतनी बात है क्लियर। यहां तक किसी प्रकार का दुख दर्द, कोई समस्या, कोई परेशानी। चलें आगे। अब एक चीज समझना जरा, और भी कुछ पॉइंट्स लीजिए। कौन सा पॉइंट्स, अगर आप देखेंगे इतने समय कुछ अंतरराष्ट्रीय प्रेशर भी पड़ रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट पर। अंतरराष्ट्रीय प्रेशर, किस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय प्रेशर पड़ रहे हैं? अमेरिका का राष्ट्रपति है वुडरो विल्सन, रूसी संघ है, वो जबरदस्त ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि भारत को आप स्वायत्त करिए, भारत को क्या करिए, स्वायत्त करिए। तो लिखना जरा, अंतरराष्ट्रीय प्रेशर भी एक कारण था। अंतरराष्ट्रीय दबाव, और इस अंतरराष्ट्रीय दबाव में अगर आप देखेंगे तो यूएसए का जो राष्ट्रपति है वुडरो विल्सन, इसका दबाव, रूसी संघ का दबाव, तो ये कुछ। इसके अलावा आपको पता होगा कि 1909 में जो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई थी, अब इस पृथक निर्वाचन प्रणाली की बढ़ती मांग, मतलब कि ईसाई अलग मांग कर रहे हैं, सिख अलग मांग कर रहे हैं, आंग्ल भारतीय अलग, यूरोपीय अलग, सारे लोग मांग करने लगे कि पृथक निर्वाचन प्रणाली जिस प्रकार मुसलमानों को मिली हुई है उस प्रकार हमको भी दीजिए, ताकि हमारी भी राजनीतिक भागीदारी बढ़ सके। अब समस्या क्या है कि उस राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बढ़ती मांग को लेकर के फिर एक अधिनियम लाए जाने की जरूरत पड़ी, जिसको 1919 का भारत शासन अधिनियम कहते हैं। लिखना जरा, बढ़ती सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की मांग। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बढ़ती मांग। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण अब हम बता सकते हैं कि हां, 1919 का भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों लाया गया।
और इसके अलावा भारत में स्वशासन की मांग, भारतीयों द्वारा भारत के जो है लोकतांत्रिक स्वरूप की मांग, कि लगातार भारतीयों की जो है राजनीतिक और प्रशासनिक भागीदारी को बढ़ाया जाए, तमाम ऐसे फैक्टर थे जिसके कारण 1919 का अधिनियम लाया गया। अब मुझे उम्मीद है कि किसी प्रकार का आपको समस्या नहीं उत्पन्न होगी बैकग्राउंड को लेकर के। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई ना? कोई यहाँ तक समस्या नहीं है ना? चलें आगे, अब समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप डालिए। अब थोड़ा सा इसके जो है प्रावधानों को देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रावधानों को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रावधान। हर पॉइंट्स पर आप जो है मार्क करिएगा और 3 स्टार करिएगा। एक काम करना जरा, यहां पर लिखना जरा आप प्रावधान। यहां, एक मिनट, यहां पर आप लिखना जरा प्रावधान। प्रावधान। अब इस प्रावधान में जो आपका पहला वाला बिंदु होगा, यहां पर, इसको यहां पर कर लीजिए, ठीक है ना? इसको यहां पर कर लीजिए। अब यहां पर जो आपका पहला वाला बिंदु होगा, पहला वाला बिंदु वो क्या होगा समझना जरा। प्रांत हैं। प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की जाती है। बार बार आपसे क्वेश्चन, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा, पीसीएस में लगातार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, वनडे वगैरह के एग्जाम में लगातार न जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना? तो यहां पर जो पहला है आपका पॉइंट्स, उसमें आपको लिखना है प्रांतों में द्वैध शासन। एकदम समझते जाइएगा, द्वैध शासन प्रणाली, इसकी क्या हुई? शुरुआत हुई। अब एक चीज समझना, इसको एकदम पूरा समझ के ही लिखिएगा। द्वैध शासन प्रणाली क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। जब किसी राज्य में दो अलग अलग विषयों पर दो अलग अलग संस्थाएं कानून बनाने लगें, एक ही राज्य में दो अलग एक ही राज्य में दो अलग अलग विषयों पर दो अलग अलग संस्थाएं या सरकार या प्राधिकरण कानून बनाने कर लगें, तो उसको हम क्या कहते हैं? द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं। इसकी शुरुआत या फिर इसके जन्मदाता लियोनिस कार्टिस को माना जाता है। डायर की उनकी पुस्तक है जिसमें खूब ठीक ठाक वर्णन उसमें किया गया है, ठीक है ना? है। ये जो द्वैध शासन प्रणाली है, इसको थोड़ा सा समझना जरा कि द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत आखिर कैसे इसको डिफाइन करेंगे। कि द्वैध शासन प्रणाली, आप बता रहे हैं कि साहब एक ही राज्य में दो अलग अलग विषयों पर दो अलग अलग लोग कानून बनाएंगे, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताइए ना। बिल्कुल साहब, प्रैक्टिकली सुन लीजिए। यहां पर आईएएस का जो क्वेश्चन पूछा गया, ये जो प्रांत है, प्रांत, इन प्रांतों में विषयों का विभाजन किया गया, प्रांतीय विषयों का विभाजन। तो प्रांत के जो विषय हैं, इन विषयों का क्या किया गया? विभाजन। और विभाजन दो रूपों में किया जाता है। एक किया जाता है आरक्षित विषय के रूप में, आरक्षित विषय के रूप में, और दूसरा किया जाता है हस्तांतरित विषय के रूप में। दूसरा हस्तांतरित विषय के रूप में किया जाता है। एकदम ध्यान ध्यान से सुनिएगा, जरा भी अगर ध्यान भटकाएंगे तो आपका कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, ठीक है ना? तो जो ये आरक्षित विषय है, अभी और थोड़ा सा कंप्रेस करिए। ये जो आरक्षित विषय है, इस आरक्षित विषय पर कानून गवर्नर जनरल और उसकी परिषद बनाएगी। मतलब कि ये हुआ कि ये महत्वपूर्ण कुछ विषय हैं। कौन कौन से विषय इसमें आएंगे समझिएगा जरा। पहले कि एक तो आपको क्या लिखना है, इसमें कौन कौन से विषय आ रहे हैं? तो भू राजस्व, भू राजस्व पहला इंपॉर्टेंट विषय। जहां पर ठीक ठाक पैसा मिलेगा, जहां पर ठीक ठाक पावर होगी, वो किसके पास होगी? वो आरक्षित विषय में होगी। और इस पर कानून कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कानून बनाएगी और उसकी परिषद कानून बनाएगी। सुनिएगा जरा। पहला भू राजस्व। ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन आरक्षित विषय में शामिल था? कौन सा विषय? तो भू राजस्व है। फिर उसके बाद आपका वित्त है, लिखना जरा, फाइनेंस, वित्त, भू राजस्व, वित्त, न्याय प्रशासन, लिखना जरा, न्याय प्रशासन। फिर उसके बाद लिखना जरा पुलिस, उसके बाद सिंचाई, पुलिस, उसके बाद सिंचाई। क्या यहां तक आप पहुंच पा रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप पहुंच पा रहे होंगे। किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये जो हस्तांतरित विषय है, इस हस्तांतरित विषय में आपको कृषि दिखाई पड़ेगा, कृषि। आपको जो है स्थानीय स्थानीय प्रशासन दिखाई पड़ेगा,
आपको स्वास्थ्य दिखाई पड़ेगा, आपको शिक्षा दिखाई पड़ेगी। क्या दिखाई पड़ेगी? शिक्षा दिखाई। जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं जहां पर पैसे वगैरह नहीं हैं, केवल केवल पैसे किसके पास हैं? आरक्षित विषयों में शामिल किए गए हैं, पैसे वाले जो है मुद्दे। अब एक चीज समझना जरा आप थोड़ा सा, कि जो द्वैध शासन प्रणाली है, इस द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत एक कानून का निर्माण कौन करेगा? तो ये जो आरक्षित विषय है, भू राजस्व, वित्त, न्याय प्रशासन, पुलिस, सिंचाई वगैरह वगैरह, तो इन विषयों पर कानून का निर्माण गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल और उसकी उसकी परिषद ये मिल करके करेगी। इतनी बातें क्लियर हुई? यहां तक किसी प्रकार की समस्या नहीं है ना? ऐसे ड्राफ्टिंग करके लिखिएगा। फिर उसके बाद समझना जरा, अगर मैं कहूं कि क्या गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, क्या ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होंगे? तो उत्तरदायी नहीं होंगे। एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये उत्तरदायी नहीं होंगे। जैसे इतने समय हमारी जो कार्यपालिका है, हमारी जो मंत्रिमंडल है, यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आप बोलते हो कि बिल्कुल सर, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा में हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, जहां पर लोकतंत्र का मूल स्वरूप आपको दिखाई पड़ता है। तो उस लोकतंत्र के प्रति हमारे प्रतिनिधि क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। जो हमारी कार्यपालिका है, जो हमारे मंत्रीगण हैं, वो उत्तरदायी होते हैं। लेकिन ये जो कार्यपालिका है, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की, यह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। इसको ध्यान में रखिएगा। और ये ससुरा मिलकर के कानून किस पर बना रहे हैं? प्रांतों के विषयों पर, और सबसे अच्छे अच्छे विषय ले रहे हैं जहां पर ठीक ठाक पैसा है। जो आरक्षित विषय हो अपने पास रख रहे हैं। और यहां पर एक पॉइंट और लिखना जरा, यह है व्यवस्थापिका के प्रति, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। इतनी बातें क्लियर हुई? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है ना? आगे चले। अब यहां पर देखना जरा, ये जो हस्तांतरित विषय है, इस हस्तांतरित विषय, अच्छा, प्रांतों में आपको गवर्नर दिखाई पड़ेगा। कौन दिखाई पड़ेगा? तो आपने बताना है कि साहब गवर्नर दिखाई पड़ेगा। इतनी बातें क्लियर। और केंद्र स्तर पर कौन दिखाई पड़ेगा? गवर्नर जनरल, उसकी परिषद दिखाई पड़ेगी। हर प्रांतों में गवर्नर मतलब कि राज्यपाल की तरह होते थे, ठीक है ना? तो अब जो हस्तांतरित विषय है, इस हस्तांतरित विषय पर अब गवर्नर, प्रांतों के गवर्नर और भारतीय मंत्री ये मिल करके क्या बनाएंगे? कानून का निर्माण करेंगे। किन किन विषयों पर? कृषि, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन विषयों पर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? इन विषयों पर कानून का निर्माण करेंगे कौन? गवर्नर और भारतीय मंत्री मिलकर के। लेकिन यहां पर कहा गया कि ये जो कानून का निर्माण करेंगे, इनमें इस मुद्दे को लेकर के, इस विषय को लेकर के, इनको व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अब देख रहे हैं, इनको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। और जो मेन वित्त का, न्याय प्रशासन का, पुलिस का और भू राजस्व का, फाइनेंस का विषय है, उसके प्रति ये ससुरा उत्तरदायी ही नहीं हो रहे। लिखना जरा, यहां पर जो है इनको व्यवस्थापिका के प्रति, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होना होगा। ये आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना? ताकि आपको सारा चीज एकदम क्लियर रहे। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? अब एक काम करिए, यहां पर थोड़ा सा नोट लगा के जरा लिखिएगा। नोट लगा करके, यहां पर नोट लगा करके, ताकि कोई क्वेश्चन आए तो आपका छूटे ना। लियोनिस कार्टिस, लियोनिस कार्टिस, कार्टिस ये जन्मदाता हैं इसके? द्वैध शासन प्रणाली के, द्वैध शासन प्रणाली के, ठीक ना? ऐसे आप लिख लीजिए। अच्छा, ये जो है मजे की बात कि प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई, ये क्या रही? असफल रही। क्या रही? असफल। इसका परिणाम क्या रहा? असफलता का रहा। इसलिए कि राज्यों को आपने वित्तीय रूप से पंगु बना दिया है, कोई काम ही वो नहीं कर पा रहे हैं। भाई, बिना धन संपदा या बिना वित्त के कैसे आप काम कर पाएंगे? नहीं ना काम कर पाएंगे बाबू।
द्वैध शासन प्रणाली असफल रही। क्यों? क्योंकि राज्यों को वित्तीय रूप से पंगु बना दिया गया। ठीक है ना? ये पहला पॉइंट है। देखिए, इतना मैंने डिटेलिंग इसलिए किया ताकि आपको आगे चल करके प्रॉब्लम किसी प्रकार की ना हो। एक पॉइंट यहां पर और भी ध्यान में रखना है क्रोनोलॉजी को लेकर के, कि प्रांतों में जो ये द्वैध शासन प्रणाली 1919 के भारत शासन अधिनियम में है, यही 1935 का जब आप भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे, ये प्रांतों से समाप्त कर दी जाएगी। प्रांतों से क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और कहां पर लागू हो जाएगी? यही द्वैध शासन प्रणाली केंद्र में जाकर के लागू हो जाएगी। तो एक क्रोनोलॉजी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। अब एक काम करिए जरा, आप नेक्स्ट पॉइंट लिखें। ठीक है ना? अब क्या करें? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो केंद्रीय विधान परिषद थी, याद है 1853, याद है ना 12 सदस्यों का। 1892 में जो है 16 सदस्य किए गए, 1909 वाले में 60 सदस्य किए गए। उसी केंद्रीय विधान परिषद की भी मैं चर्चा कर रहा हूं, जिसको मिनी संसद कहा जाता था। ठीक है ना? तो यहां पर जो केंद्रीय विधान परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद, इसमें अब 2 सदन बना दिए गए। मतलब कि केंद्र में द्विसदनीय प्रणाली की व्यवस्था की जाती है। ऐसे भी लिख सकते हैं, केंद्र में द्विसदनीय प्रणाली, इसका प्रावधान किया जाता है। और जो केंद्रीय विधान परिषद है, जिसको मिनी संसद कहा जा रहा है, जो विधायिका का काम करती है, जो विधि निर्माण का काम करती है, उसमें एक बनाया गया विधानसभा और एक बनाया गया राज्य परिषद। समझिएगा जरा, ये जो विधानसभा है, इसी को आगे चल करके हमने लोअर हाउस, जिसको हम क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। ठीक। और जो ये राज्य परिषद है, इसको आगे चल करके हमने अपर हाउस, जिसको हमने क्या कहा? तो राज्यसभा कहा। तो अगर कोई पूछेगा आपसे कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान कब किया गया, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में। अच्छा, एक पॉइंट्स उसमें थोड़ा सा द्वैध शासन प्रणाली को लेकर के हम जब पढ़ रहे थे, तो उसमें आपको एक पॉइंट और भी लिखना है, यहीं पर लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट बना करके। क्या लिखना है? तो आपको लिखना है कि 9 प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था। कौन कौन से प्रांत थे? तो एक तो था बंगाल, एक था बिहार, एक था बंबई, एक था मद्रास, एक था संयुक्त प्रांत, एक था उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, एक था असम, एक था बर्मा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना? 8। एक एमपी लिख लीजिए, मध्य प्रदेश, एक एमपी लिख लीजिए। ये 9 जो प्रांत थे, यहां पर क्या लागू किया गया था? जो अभी अभी मास्टर ने पढ़ाया, द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था। हमने बताया ना कि द्वैध शासन प्रणाली कहां पर लागू किया गया था? 1919 वाले में, प्रांतों में। तो इन्हीं 9 प्रांतों में लागू किया गया था। इतनी बातें आपको लिखनी है। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या नहीं है ना? आगे चलें, देखना जरा आगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो मांग चल रही थी, 1909 में मुसलमानों को दे दिया गया था, इसको जो है विस्तारित किया गया। और इसका जो विस्तार करके नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। अब इसका क्या किया गया? विस्तार। मजे की बात है कि आपको 1909 में भी ये दिखाई पड़ेगा, बाकी जो 1919 का आप अधिनियम पढ़ रहे हैं यहां पर भी दिखाई पड़ेगा, और 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आप पढ़ेंगे तो आपको यहां पर भी। यहां पर मास्टर ने पहले ही बता दिया है कि सबसे पहले मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया था, लेकिन 1919 में यहां पर सिखों के लिए भी दे दिया गया पृथक निर्वाचन प्रणाली,
ईसाइयों के लिए भी दे दिया गया पृथक निर्वाचन प्रणाली। यहां पर आंग्ल भारतीयों के लिए भी दे दिया गया, आंग्ल भारतीय, ऐसे अंग्रेज जो भारतीय महिलाओं से विवाह करें उनको आंग्ल भारतीय। फिर उसके बाद जो है यूरोपियों के लिए भी, यूरोपीय। तो इनमें 4 लोगों तक फिर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया गया। हालांकि जब आप 1935 वाले में पढ़ेंगे तो यहां पर आपको कुछ और विस्तार दिखाई पड़ेगा। दलित, महिला, महिला और मजदूर, और मजदूरों तक ये विस्तारित होता दिखाई पड़ेगा। ये की पॉइंट्स आप क्रोनोलॉजी अपने पास रखिएगा, ठीक है ना। किताबों में नहीं मिलेगा ऐसा कि ऐसी ड्राफ्टिंग आपको क्रोनोलॉजी मिल जाए। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। चलें आगे, अब आना जरा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको लिखना है इसमें वो है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की अब शुरुआत दिखाई पड़ती है। क्या? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। अच्छा, प्रत्यक्ष निर्वाचन एक होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, एक होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन भी होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी होता है। समझना जरा, प्रत्यक्ष निर्वाचन उस निर्वाचन को कहते हैं जहां पर जनता का हर एक वर्ग एक एज अवस्था के बाद जो है जनता का हर एक वर्ग, चाहे जिस जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, वंश या फिर रंग रूप का हो, सभी को वोटिंग का राइट हो, मतदान का अधिकार हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं या प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। जैसे जब विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है या ग्राम पंचायतों का चुनाव होता है, तो उसमें जनता का हर एक वर्ग जो है 18 वर्ष से ऊपर है, सभी लोग वोटिंग करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष निर्वाचन। लेकिन जो 1919 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था ना, उस अधिनियम में प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया और कहा कि यह सीमित मात्रा में दिया जाएगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन सीमित मात्रा में दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? जो है टैक्स पेयर हैं। जो क्या हैं? टैक्स पेयर हैं, पहला। दूसरा, जिनके पास ठीक ठाक क्या है? संपत्ति है, जिनके पास ठीक ठाक शिक्षा है, मतलब कि जो ठीक ठाक एजुकेटेड हैं। तो सीमित मात्रा में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, यहां पर सीमित मात्रा में लिख लीजिए, सीमित मात्रा में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? चलिए आगे फिर लिखना जरा। महिलाओं के लिए पहली बार वोटिंग राइट दिया गया, और महिलाओं को भी जो वोटिंग राइट दिया जाता है यही क्राइटेरिया थी, टैक्स, संपत्ति और शिक्षा। ठीक है, लिखना जरा। महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार दिया जाता है। मतदान का अधिकार, भूलेंगे नहीं ना? नहीं भूलना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जरा। इसमें देखिए लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। ली आयोग 1926 में गठित की जाती है, जिसके आधार पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। ये पॉइंट आपको लिखना है, यहां पर लिखना जरा। लोक सेवा आयोग का गठन, ये लिखना जरा। ली आयोग, ली नहीं, लीग नहीं, ली आयोग एक कब गठित किया गया था? 1926 में। अब इसी ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है, ठीक है ना। यहां तक किसी प्रकार की समस्या किसी को नहीं है ना? चलें आगे। अब समझना जरा, हमने बजट को लेकर के जिक्र किया था, और बजट को लेकर के हमने बताया था कि भाई जो बजट था, अब थोड़ा सा बजट पर ही बात कर लें, रिवीजन कर लें। 1892 में हमने बताया था कि बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया जाता है, लेकिन लोकहित विषयों पर चर्चा का अधिकार नहीं दिया जाता है। फिर बजट को लेकर के 1909 का जब मार्ले मिंटो सुधार आता है, तो यहां पर लोकहित विषयों पर चर्चा करने का अधिकार दे दिया जाता है। लेकिन यहां पर क्यों चर्चा में आ गया 1919 में? इसलिए चर्चा में आ गया कि अब प्रांत का बजट अलग पेश होगा और केंद्र का बजट अलग पेश होगा। वही पॉइंट आपको यहां पर लिखना है, ठीक है ना। लिखिए जरा।
केंद्रीय बजट से, केंद्रीय बजट से प्रांत का बजट अलग कर दिया गया। ये बातें क्लियर हुई। फिर एक पॉइंट नेक्स्ट लिखना जरा, नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरदायी शासन की स्थापना। उत्तरदायी शासन की स्थापना, ये लिखना जरा। एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया था जिसको नरेंद्र मंडल कहते हैं, नरेंद्र मोदी मंडल नहीं, नरेंद्र मंडल कहते हैं। एक क्या था, एक सलाहकारी जो है संस्था थी देशी रियासतों की, तो उसी को लिखना है आपको। और एक क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, है ना, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, नरेंद्र मंडल कहते हैं। कितने सदस्यों का था, 120 सदस्यों का था। एक किसके लिए था, देसी रियासतों के लिए था, ठीक है ना। तो ए पॉइंट हुआ। अब यहां तक किसी प्रकार की आपको समस्या तो नहीं होगी, मुझे उम्मीद है कि सारा कुछ आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब देखना जरा, हर चीज हमने आपको जो है बता दिया है। एक आध पॉइंट और है, वायसराय था, उस वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों की संख्या में से 3 का भारतीय होना जरूरी था। उसको लिखिएगा जरा, वायसराय के 6 कार्यकारिणी सदस्यों में से 3 का भारतीय होना आवश्यक था, ठीक है ना। क्या था, 3 का भारतीय होना आवश्यक था। तो एक कुछ बातें जो है हमने 1919 के भारत शासन अधिनियम से की। अब थोड़ा सा इसमें कमियां थी, और कमियां जबरदस्त थी। क्या कमियां थी, थोड़ा सा इसको जरा आप नोट डाउन करिएगा। पहली कमी थी कि भाई जो उत्तरदायी शासन की ये बात कर रहे हैं, उत्तरदायी शासन को जो है स्थापित नहीं किया जा सका, ठीक है ना। फिर द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली, ये क्या रही, आपको बताना है, असफल रही। क्यों रही, क्योंकि जो है प्रांतों को आर्थिक रूप से पंगु कर दिया गया था। फिर यहां पर लोकतांत्रिक स्वरूप का अभाव, लोकतांत्रिक स्वरूप का अभाव, ठीक है ना। फिर उसके बाद लिखना जरा, यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्योंकि प्रांतीय विषयों पर केंद्र कानून बना रही है, तो केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति पर बल दिया जा रहा है। तो यहां पर लिखना जरा, केंद्रीकरण पर बल। इससे जो स्थानीय मुद्दे हैं ना वो प्रभावित होते हैं, ठीक ना। इससे स्थानीय मुद्दे वे प्रभावित होते हैं। फिर सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली की आप प्रावधान कर रहे हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन, इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से आप भारत में बांटो और राज करो की पॉलिसी आप खेल रहे हैं, मतलब भारत को बांटने का काम कर रहे हैं। यहां पर एक चीज और भी अगर आप देखेंगे तो आपको सामाजिक और आर्थिक व सामाजिक सुधारों की उपेक्षा दिखाई पड़ेगी। क्या दिखाई पड़ेगी, उपेक्षा दिखाई पड़ेगी। और फिर अगर आप देखेंगे यहां पर, अच्छा एक पॉइंट उसमें जरूर लिखिएगा प्रावधान में, कि हर 10 वर्ष पर 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। एक वैधानिक आयोग का गठन करे, वो जांच करेगा का कि क्या 1919 के प्रावधानों को लागू किया गया। तो ये सब सारी चीजें। फिर भारतीयों की कम भागीदारी,
इनकी भागीदारी कम से कम रही, किनकी? भारतीयों की। स्थानीय मुद्दों की उपेक्षा की गई। तो एक कुछ ऐसे फैक्टर थे जिसके माध्यम से आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं किसका? आप भारत शासन अधिनियम 1919 का। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में और पसंद आई होंगी। बाकी सारी चीज़ें जो है आपका क्लियर हो गई, ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन लिखिएगा, 1919 के अधिनियम को लाए जाने के क्या कारण थे और इसके प्रावधानों का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। ये आपको 200 वर्डों में क्वेश्चन लिखना है मेंस। मिलते हैं कल 1935 के भारत शासन अधिनियम के लिए। आज के फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।